हेलो एवरीवन, दिस इज दीक्षा राठौर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 24 के जो बाकी क्वेश्चन हमारे रहते थे वो हम डिस्कस कर लेते हैं। आज की क्लास में हम फिनिश कर देंगे क्वेश्चन को, और इससे पहले आपने क्वेश्चंस नहीं देखे हैं क्योंकि मैं चैप्टर वाइज क्वेश्चंस आपको करा रही हूँ सीडीपी के, तो वो आप देख लीजिए। और आपके सभी टेट एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, लाइक सी टेट, एच टेट, यूपी टेट, सभी के लिए। ओके, तो वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करके सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस घटक पर बल देता है। देखिए, सोशल लर्निंग थ्योरी किसने दी है, ये सभी को पता है, अल्बर्ट बंडूरा ने। ठीक है, तो इन निम्नलिखित में से किस घटक पर बल देता है ये सिद्धांत। प्रकृति, प्रतिरूपण, अनुकूलन या पाठ संशोधन। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 181 में आंसर सही होगा, वो है प्रतिरूपणी, यानी एक जो मॉडल होता है ना, अनुकरण पर बल देता है, यानी प्रतिरूपण, कि भाई बच्चा जो होता है ना, वो अगर कोई कर रहा है कोई भी काम तो उसको देखकर बच्चा सीखता है, यानी एक मॉडल के रूप में बच्चा उसको समझता है। ठीक है, तो आंसर सही हो जाएगा हमारा बी आंसर। अगला है, बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। ये जो एक्शंस मूवी होती है ना, उसमें जो भी वो हिंसात्मक व्यवहार करते हैं तो उनको सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है। जेबी वॉटसन, एल्बर्ट बंडूरा, जीन प्याजे या एडवर्ड एल थॉर्नडाइक। तो ये थ्योरी किसने बताई थी सामाजिक अधिगम सिद्धांत की, ये बताई थी अल्बर्ट बंडूरा ने। और इन्होंने कहा था कि बच्चे जो है फिल्मों में जो एक्शंस होता है ना, वो उनको सीख सकते हैं, है ना। तो बी आंसर यहाँ पर सही होगा। आगे है, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के सिद्धांत से संबंधित है। व्यवहारवादी, रचनावादी, संज्ञानवादी या विकासवादी। सो राइट आंसर होगा यहाँ पर संज्ञानवादी। बंडूरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है। स्वचिंतन, प्रतिधारण, पुनरावृत्ति या सार को दोहराना। 184 में आंसर सही हो जाएगा प्रतिधारण। ठीक है, उसको अपना लेना। शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार के अनुकरण को कहा जाता है प्राथमिक अनुकरण, गौण अनुकरण, सामाजिक अधिगम या सामान्यीकरण। 185 में आंसर सही होगा हमारा सामाजिक अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत, व्यवहारात्मक सिद्धांत, विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत या विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत। तो एल्बर्ट बंडूरा ने कौन सी थ्योरी दी थी, सामाजिक अधिगम सिद्धांत की। फर्स्ट आंसर जो है हमारा सही है। आप वीडियो को पॉज कर सकते हो और फिर आपको बताना है लास्ट में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। एल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित है। तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था, एल्बर्ट बंडूरा जो है, इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। ठीक है, अगला है, बंडूरा द्वारा किए गए फियरलेस पीयर प्रयोग में किसने मॉडल की भूमिका निभाई थी। प्रयोगकर्ता ने, नीडर बच्चे ने, मित्रवत कुत्ते ने या भयभीत बच्चे ने। फियरलेस यानी मतलब ये होता है ना, फियरलेस का मतलब होता है डियर, कि भाई हमें बिना डरे, है ना, बिना डरे कोई प्रयोग करना। पीयर मतलब ग्रुप में। तो इसमें मॉडल की भूमिका किसने निभाई थी, तो ये निभाई थी नीडर बच्चे ने, क्योंकि उसको डर नहीं था, है ना। तो बी आंसर सही है। अगला है, जब पर्यावरणीय प्रभाव सामाजिक कारकों के साथ मिलकर अधिगम के लिए जिम्मेदार होते हैं तो इस तरह के अधिगम को निम्न रूप में जाना जाता है। ऑपरेट कंडीशनिंग, प्रयत्न और त्रुटि अधिगम, सामाजिक अधिगम या क्लासिकल कंडीशनिंग। 189 में आंसर क्या सही होगा, तो वो है सामाजिक अधिगम। सी आंसर सही है। किसने विकास के चरणों से जुड़े विकास सिद्धांत को प्रस्तुत नहीं किया। फ्रायड, बंडूरा, पियाजे या एरिक्सन। 190 में आंसर बताइए। तो आंसर सही हो जाएगा, जिस सिद्धांत को प्रस्तुत नहीं किया तो ये है बंडूरा। ठीक है, क्योंकि डियर इन्होंने जो है विकास के चरण इन्होंने नहीं बताए थे कि हर स्टेजेस में बच्चे का डेवलपमेंट कैसा होता है, क्योंकि एरिक्सन ने भी बताई थी 8 स्टेजेस बताई थी, पियाजे ने भी बताई थी 4 स्टेजेस, फ्रायड ने भी बताई थी 5 स्टेजेस, है ना। तो
ये तो इन्होंने तो बताई थी, ठीक है, लेकिन बंडूरा ने नहीं बताई थी, तो बी आंसर सही है। निम्नलिखित में से किसने व्यक्तित्व का एक विशेषता सिद्धांत ट्रेट थ्योरी प्रस्तावित नहीं किया? हेंस आइजेंक, रेमंड केटल, अल्बर्ट बंडूरा या गार्डन आलपोर्ट? तो पर्सनालिटी की विशेषता के बारे में जिन्होंने नहीं बताया था, तो वो ऑब्वियस सी बात है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया था अल्बर्ट बंडूरा ने, कोई पर्सनालिटी के बारे में नहीं बताया था, ठीक है। तो सी आंसर यहाँ पर सही है। अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी होगी ना, तो आपको इजी हो जाता है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। तो थ्योरी को मेरा कहने का मतलब है कि भाई सबसे पहले आपको अपनी थ्योरी अच्छे से पढ़नी है। जब आपको थ्योरी अच्छे से समझ में आ जाएगी तभी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि भाई आप क्वेश्चंस आप पढ़ लेते हो फिर रट्टा मार लेते हो कि इसका ये आंसर होगा। थ्योरी समझनी बहुत ज़रूरी है और पैडागोजी आपको ज़रूरी है, वो आप सबसे पहले पढ़ो, ठीक है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत किनके द्वारा प्रस्तावित किया गया? फ्रायड, बंडूरा, स्किनर या पैवलोव? तो ये किया गया अल्बर्ट बंडूरा। बंडूरा पारस्परिक नियतवाद में विश्वास करते थे, इसका अर्थ है, तो ऑप्शंस देखिए और इसका बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके सभी एग्ज़ाम के लिए। तो नियतवाद में विश्वास करते थे, तो इसका अर्थ है कि परिवेश यानी जिस इन्वायरमेंट में वो रहते हैं और किसी का व्यवहार एक दूसरे के कारण बनता है, ठीक है। पारस्परिक हो गया ना, एक दूसरे पर विश्वास करना, एक दूसरे के द्वारा हमारा जो व्यवहार है वो इफेक्ट होता है। तो फर्स्ट आंसर सही है। अधिगम का कौन सा रूप प्रदर्शित होता है जब बच्चे उस हिंसा की नकल उतारते हैं जो वे अपने पसंदीदा वीडियो गेम में देखते हैं? क्रिया प्रसूत अधिगम, अवलोकन सिद्धांत या अवलोकन अधिगम, अनुबंधित अधिगम या अव्यक्त अधिगम? 194 में आंसर सही हो जाएगा अवलोकन सिद्धांत, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है और ये बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया है बंडूरा ने। अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार वह प्रक्रिया जो सूचना के अधिग्रहण, संगठन और उपयोग में शामिल होती है उसे डैश प्रक्रिया कहा जाता है? संज्ञानात्मक, प्रभावी, स्वनियमन या प्रेरणा? 196 में आंसर सही हो जाएगा स्वनियमन। क्लियर, सी आंसर राइट है। अधिगम तब होता है जब बच्चा किसी को ध्यान से देखता है। इस अधिगम को डैश के रूप में जाना जाता है? क्रिया प्रसूत अनुकूलन, प्रयत्न त्रुटि अधिगम, सामाजिक अधिगम या अंतर्दृष्टि अधिगम? 197 में आंसर सही होगा हमारा, वो है सामाजिक अधिगम, ठीक है। सी आंसर सही होगा। आगे बढ़ते हैं। जब बच्चे मीडिया में संपर्क में आने के कारण आक्रामक होना सीखते हैं, यानी एग्रेसिव होना सीखते हैं, और बच्चे जो है सोशल मीडिया से बहुत कुछ सीखते हैं। देखिए, सोशल मीडिया हमारे लिए सही भी है और गलत भी है, वो आप पर डिपेंड करता है कि आप उसमें से कौन सी चीज़ पिक करते हो, ठीक है। तो बच्चों को इतनी नॉलेज होती नहीं है, तो बच्चे क्या जो है वो जैसा वो देखते हैं वो खुद को भी ऐसा ही सोचते हैं, तो वो हिंसा के संपर्क में आने से वो एग्रेसिव हो जाती हैं। तो इस प्रकार का वो अधिगम प्रदर्शित करता है। क्लासिकल अधिगम, मीडिया अधिगम, अन्वेषी अधिगम या अवलोकनात्मक अधिगम? 198 में आंसर सही होगा अवलोकनात्मक अधिगम, ठीक है। पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सीख रहा है। वह शिक्षण डैश की विधि का प्रयोग कर रहा है? अनुकरण, अवलोकन, संशोधन या प्रतिरूपण? आंसर सही हो जाएगा प्रतिरूपण, ठीक है, मॉडलिंग। एक विद्यार्थी अपने अध्यापक से समय की पाबंदी सीखता है, यह एक उदाहरण है। तो वो एक टीचर से सीखता है समय की पाबंदी, तो वो कौन सा हो गया? तो वो उसको देखकर सीख रहा है ना, प्रेक्षण अधिगम होता है ये। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक मानवतावादी सिद्धांतकार है? मानवतावादी सिद्धांतकार कौन सा है? तो ये है कार्ल रोजर्स, ठीक है। यदि एक शिक्षार्थी कक्षा में निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल होता है तो वह प्रदर्शित करता है? शिक्षार्थी की असफलता, कक्षा की असफलता, विद्यालय की असफलता या माता पिता की असफलता?
निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल होता है तो वो कहलाता है विद्यालय की असफलता। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा छात्रों के पलायन का कारण नहीं होता? पलायन का अर्थ होता है कि बच्चे स्कूल से भाग जाते हैं। तो ऑप्शंस को देखिए कि इनमें से कौन सा छात्रों के पलायन का कारण नहीं होता, नेगेटिव में बताना है। ठीक है। और ना आप क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ा करो, जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो आंसर सही होगा बहुत अधिक छुट्टियां जो हैं इससे बच्चे भागते नहीं हैं स्कूल से, तो ये छात्रों के पलायन का कारण नहीं होता। नेक्स्ट है, एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा व प्रकार में परिवर्तन इस बात पर निर्भर करता है। ऑप्शंस देखिए, हमारे पास ये 4 ऑप्शंस हैं। तो ये हो जाएगा बच्चे के निष्पादन का स्तर, यानी बच्चे की परफॉर्मेंस का स्तर। डी आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं। इन कथनों में से आप किससे सहमत हैं? तो ऑप्शंस देखिए, तो इनमें से आप किस ऑप्शंस को एग्री करते हो? हाँ जी, आप ना वीडियो को अच्छे से पॉज कीजिए। तो यहाँ पर आंसर हमारा सही होगा। एक बच्चे की असफलता व्यवस्था तथा बच्चे के प्रति प्रतिक्रिया करने में इसकी असमर्थता का एक प्रतिबिंब है। तो डी आंसर यहाँ पर सही होगा। कक्षा में पलायन करने वाले विद्यार्थियों के प्रति आपका व्यवहार कैसा होगा? जो कक्षा से भाग जाते हैं ना बच्चे, दमनात्मक, प्रशंसात्मक, सहानुभूतिपूर्वक या निदानात्मक? तो कक्षा से भाग जाते हैं जो बच्चे, स्कूल से भाग जाते हैं, है ना, वो क्लास को अटेंड नहीं करते हैं, तो उनके प्रति आपका व्यवहार कैसा होगा? तो आप उसका निदान करोगे। सहानुभूतिपूर्वक तो सिंपैथी तो आप दिखाओगे, लेकिन सिंपैथी उन बच्चों को नहीं दिखाई जाती। जब बच्चे क्लास से भाग जाते हैं तो आप उसका निदान करोगे कि किस वजह से बच्चे भाग रहे हैं, क्या कमी है, क्या पढ़ाने में कमी है, क्या बच्चे उनको तंग कर रहे हैं दूसरे बच्चे, जिस वजह से उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता और वो क्लास ही अटेंड नहीं करते हैं। तो आप उसका निदान करोगे, डायग्नोस्टिक। पहले उसका क्या रीज़न है, किस वजह से भाग जाते हैं, आप उसका निदान करोगे, यानी उसके कारण जानने की कोशिश करोगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विद्यालय भाग जाने का कारण है। तो विद्यालय से विद्यार्थियों का भाग जाने का कारण है, तो क्या कारण है? तो आंसर सही हो जाएगा समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दय अभिवृत्ति। ठीक है, डी आंसर सही है। आगे देखिए, विद्यालयों में विद्यार्थी की असफलता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी विद्यार्थियों की असफलता के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है वो सही है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? 208 में ये हमारे पास ऑप्शंस है, ऑप्शंस को आप देख सकते हो। कौन सा होगा? बी डी, सी डी, ए बी या बी सी? तो यहाँ आंसर सही हो जाएगा हमारा सी और डी, कि विद्यार्थी जो है असफल होते हैं क्योंकि शिक्षण उस तरीके से नहीं किया जाता जो उनके लिए सार्थक है। तो ये सही है। और विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय व्यवस्था प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकताओं और अभिरुचियों का ध्यान नहीं रखती। ठीक है, तो सी और डी आंसर सही है। इट मीन्स आंसर सही होगा बी। आगे बढ़ते हैं। जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि पद्धति असफल है, शिक्षक असफल है, पाठ्यपुस्तकें असफल है या यह व्यक्तिगत असफलता है। 209 में आंसर सही हो जाएगा, यह व्यक्तिगत असफलता है, क्योंकि एक विद्यार्थी असफल हुआ है ना। आगे बढ़ते हैं। कक्षा परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन करने में एक बच्चे की असफलता हमें इस विश्वास की तरफ ले जाती है कि, तो ऑप्शंस पढ़िए। कक्षा परीक्षण, क्लास टेस्ट जो होते हैं उसमें अच्छी परफॉर्मेंस करने से बच्चे की असफलता हमें जो है, अगर बच्चे असफल होते हैं उसमें, ठीक है, अच्छा प्रदर्शन करने में एक बच्चे की असफलता, मतलब अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं सभी बच्चे क्लास टेस्ट में, ठीक है, लेकिन उसमें एक बच्चे की असफलता हमें इस विश्वास की तरफ ले जाती है कि, आंसर सही होगा कि पाठ्यक्रम जो है शिक्षण पद्धति तथा आंकलन प्रक्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो बी आंसर सही है।
एक शिक्षक अपनी प्रतिक्रिया से असफलता शब्द को प्रतिस्थापित कर सकता है। बुद्धि की कमी, अयोग्यता, अधिगम अक्षमता या अधिगम में उभरना। 211 में आंसर सही हो जाएगा अधिगम में उभरना। ठीक है। विद्यालय के प्रदर्शन में सफलता सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे बच्चों को निम्न में मदद मिलती है: अन्य छात्रों के समक्ष अपने ज्ञान का प्रदर्शन, परीक्षा पास करना, पुरस्कार जीतना या अधिगम के संबंध में अधिक आत्मविश्वास महसूस करना। 212 में आंसर सही हो जाएगा हमारा, तो वो है अधिगम के संबंध में अधिक आत्मविश्वास महसूस करना। ठीक। एक शिक्षक विद्यालय के प्रदर्शन में एक बच्चे की लगातार असफलता का पता निम्न रूप में लगा सकते हैं: उच्च प्रबंधन के लिए चिंता को बढ़ाने की आवश्यकता है, अनुशासनात्मक समस्या, अधिगम आवश्यकता या विशेष शिक्षा की आवश्यकता, या विद्यालय बदलने की आवश्यकता है। हाँ जी, 213 में आंसर क्या सही होगा? तो वो है अधिगम आवश्यकता या विशेष शिक्षा की आवश्यकता। ठीक है। सी आंसर जो है यहाँ पर हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सफलता के लिए एक बच्चे की विशेषता है? अधिगम पर लगातार ध्यान केंद्रित करना, स्वयं पर ध्यान केंद्रित करना, कार्यपत्रक या वर्कशीट और नोट्स व्यवस्थित करना, या भाग्य पर विश्वास करना। तो इनमें से कौन सी सफलता के लिए एक बच्चे की विशेषताएं हैं? 214 में आंसर सही होगा, अधिगम पर लगातार ध्यान केंद्रित ठीक है, करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय प्रदर्शन में असफलता का प्रभाव निर्धारित करता है? 215 में आंसर सही होगा। ऑप्शंस को देख लीजिए। तो ये है, चुनौती बच्चों से जो करने के लिए कहा गया आकर्षक या प्रासंगिक नहीं है। तो सी आंसर यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदर्शन में असफलता बच्चे के अधिगम की प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा है क्योंकि। तो प्रदर्शन में असफलता बच्चे के अधिगम की प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा है। तो बच्चे जब अनसक्सेस होते हैं, गलतियां करते हैं, तो वो बच्चे की लर्निंग प्रोसेस का एक हिस्सा है क्योंकि ये बच्चों को समझने के लिए सशक्त बनाता है कि बड़ा या छोटा जोखिम उठाना उनके अधिगम के पथ के लिए जो है या अधिगम पथ में महत्वपूर्ण है। ठीक है, डी आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से बच्चों के परीक्षाओं में असफल होने का कारण बनता है? और आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, कक्षा का परिवेश, शारीरिक शक्ति, परीक्षा का डर, या परीक्षा के दौरान धैर्य की कमी। तो 217 में आंसर सही हो जाएगा, परीक्षा का डर। नर्वस हो जाते हैं बच्चे, ठीक है, तो परीक्षा का डर जो है परीक्षाओं में असफल होने का कारण बनता है। तो सी आंसर सही है। सो आज की इस क्लास में हमने सभी क्वेश्चंस फिनिश कर दिए हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और पेडागोजी को आप पढ़िए, मैं पहले भी आपको कहा था पेडागोजी को पढ़िए, देन फिर आप ये वीडियोस देखिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं, अपना इवैल्यूएशन कीजिए। ओके, प्लेलिस्ट में जाइए, आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन मिल जाएंगे। सो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन बाय बाय, रब राखा, जय भोलेनाथ।